औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम ठीक होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही होगी अल्लाह के फजल व करम से, और साथ साथ होम्योपैथी के साथ भी, क्योंकि होम्योपैथी के साथ जो लाइफ गुजर रहा है वो भी बड़ी अच्छी गुजरती है, सेटिस्फैक्ट्री और बड़ी हम्बल, बड़ी मज़ेदार, बड़ी खुशियाँ भी देती है ये, और कभी कभी आजमाइश में भी डालती है। जब अपने घर का केस फंसा हो तो फिर फंसा होता है, कब क्या करना है, और तब भी पता चलता है कि मेहनत करनी है और क्या करना है। दूसरों के केस फंसे हो तो फिर इतना परेशानी नहीं होती, बल्कि याद नहीं होता कि ये पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने इलाज किया, एक दफ़ा दवाई दी, 2 दफ़ाई दी, फिर नहीं आया, भूल गया। लेकिन का बाज़ केस ऐसे होते हैं कि आप भूल नहीं सकते उनको, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बाज़ केस ऐसे होते हैं कि वो नहीं ठीक हो रहे तब भी आपकी जान नहीं छोड़ते। हर रोज़ नई अलामत के साथ, हर रोज़ नई सिम्पटम के साथ आपके पास आ रहे हैं, और बाज़ का तो आके कह रहे हैं फ़र्क भी नहीं, बाज़ का शायद आप सोचते हो कि जान ही छोड़ दे मेरी, कि और चला जाए, फिर भी वो आपके पास आ रहा होता है। तो हर तरह से आपकी आजमाइश होती है, क्योंकि आप एक मामूली इंसान नहीं हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मसीहा हैं। अगर आपके पास कोई आता है तो आपको मसीहा समझ के आता है, बाद में डॉक्टर समझता है। और अगर एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर आपके पास आता है तो वो उम्मीदें लेके आता है। उम्मीद तो अल्लाह के साथ सिर्फ होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास आएगा तो वो सोच के आता है कि अब आखिरी ट्रीटमेंट रह गया, मैं हकीम से भी हो गया, एलोपैथ से भी हो गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, और तावीज़ आगे भी कर ले, दम भी कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा जी होम्योपैथी में इलाज तो है ऐसा, होम्योपैथ डॉक्टर क्लेम भी करते हैं। शुरू में वही केस उसके घर वाले मान नहीं रहे होते कि नहीं जी होम्योपैथी में कोई ट्रीटमेंट है, उधर क्या जाना। रिश्तेदार भाई भी कह रहे होते फलां से फलां स्पेशलिस्ट को दिखा दें, फलां से फलां बड़े डॉक्टर को दिखा दें, फिर उसके बाद फलां बाबे के पास चले, फलां तावीज़ दें, लेकिन बहुत से केस आखिर में फिर होम्योपैथ के पास आते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि एज ए होम्योपैथ आपकी हैसियत क्या है। होम्योपैथी क्लेम करती है कि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और वाकई है, आप इनकार नहीं कर सकते। आपका नॉलेज अगर बहुत कम है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तब भी आप कहेंगे हाँ जी इलाज तो है, लेकिन मेरे इल्म में शायद ना हो, मेरे इल्म में वो मेडिसिन ना हो, मेरे इल्म में वो सिम्टम ना हो, मैंने कोई केस पढ़ा ना हो इस तरह का ठीक हुआ, किसी डॉक्टर की तशरीफ में ना हुआ हो, या मेरे पास खुद नहीं ठीक हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलाज नहीं है। होम्योपैथी का हर मरहले पर इलाज है, चाहे वो आपके फर्स्ट ग्रेड पे आता है, चाहे सेकंड स्टेज पे आता है, चाहे थर्ड स्टेज पे आता है, चाहे फोर्थ और आखिरी स्टेज पे भी आता है, आपके पास इलाज मौजूद है। सबसे अच्छा इलाज जब फोर्थ और आखिरी स्टेज पे भी आता है, मरीज खुद आता है, क्या वो बेड पे पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके लवाकिन आते हैं कि जी आपके पास इलाज है, आपके हाँ कहने से उसका चेहरा खिल उठता है। हाँ सिर्फ कहें, अगले के रंगत देखे एकदम चेंज हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ किसी डॉक्टर ने तो कहा कि इलाज है। तो फिर कहते हैं कि इस स्टेज पर बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा था कोई इलाज नहीं था, आप तो कह रहे इलाज है, तो उस स्टेज पे भी वाकई इलाज है।
जिंदगी देने का इलाज आपके पास नहीं है, मरने का आपके पास टीकाकार नहीं है, लेकिन जितनी जिंदगी उसकी रह गई है उसका इलाज है। चाहे वो बीमारी के साथ आराम से वो दिन गुजारे, चाहे वो बीमारी के बगैर 30 दिन गुजारे, लेकिन इलाज है। होम्योपैथी देखिए वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें आप हर तरफ से मरीज को डायग्नोज भी कर सकते हैं और हर साइड से उसको पकड़ा जा सकता है। जैसे आप देखिए कि सिस्टम कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, आप सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाकर दवाई दे दें, आपको सिम्टम मिलेंगी, आपको इलामतें मिल जाएंगी, आप दवाई देंगे, केस पैलिएट भी हो जाएगा, फर्क भी पड़ जाएगा, हो सकता है ठीक भी होगी। अगर नहीं ठीक हो रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रूट काज पे चले जाएं, ये वजह क्या बनी है, इसके कुछ सांस की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक लूज कफ है, कोई उसको खून आता है, हेमेटाइटिस है, हेमेटाइटिस है, कुछ भी है, आप थेराप्यूटी पे चले जाएं, तब भी आप दवा दे सकते हैं। आप उसके सिम्टम ले लें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे चले जाएं, उसके लिए फिर आपको माइंड में भी जाना पड़ता है, उसके लिए आपको मोडेलिटीज में भी जाना पड़ता है। तो आप इन केसेस में उसको रूट काज पे जाना पड़ता है। तो देखिए कोई सदमे की वजह से बीमार हो रहा होता है, किसी को गर्म सर्द हुआ होता है, किसी को चोट लगी होती है, किसी की वजह स्मोकिंग है, किसी की वजह टोबैको है, वो पान बहुत खाते हैं, किसी वजह से वो पान खा रहे हैं, उसमें चूना है, उसमें पान है, उसमें मसाले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सेंसिटिविटी, मोडेलिटीज पे जाए ना जाए तो सेंसिटिविटी पे चले जाएं। आप सिर्फ अगर पूछे सर्दी लगती है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा केस, कोई समझ नहीं आ रहा, दवाइयाँ दे चुकी, आप मुझे सर्दी सर्दी लगती है, तो कहता हाँ। अक्सर तो मरीज कहते हैं बस जी सर्दी गर्मी बराबर ही है, बराबरी में होम्योपैथ का काम नहीं चलता, आपको खरीदना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अक्सर लोग ये कहेंगे हाँ जी बस बराबर ही है, तो बराबर कोई नहीं होता, बराबर एक मियाँ बीवी नहीं, इतने अरसे से शादी है, बच्चे हैं, सेटलमेंट है, फिर उनमें आपस में ठीक है, ओके हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंड है, प्यार है, मोहब्बत है, फिर भी गर्मी सर्दी में पकड़े जाते हैं। एक चीज जो है उनको अलग करती है, एक कहेगी एसी चलाओ, वो कहेगा एसी बंद करो, या वो कहेगी पंखा चलाओ, हस्बैंड कहेगा एसी चलाओ। तो वहां से आप इसको अलग कर सकते हैं अपने केस को। अगर वो कहे हाँ जी नहीं जी, फिर भी वो समझ नहीं आती कईयों को, हमारे लिए इस सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन मरीज के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। उसको खांसी है, उसको घुटने में दर्द है, उसको माइग्रेन है, उसका शियाटिक पेन है, वो कहता है मौसम क्यों पूछ रहा है, सर्दी क्यों पूछ रहा है। मैं क्लिनिक में आया हूँ कि महकमा मौसमात में आ गया, पूछना पड़ेगा। और अगर वो कहे नहीं जी बराबर ही है, तो फिर आप पूछें, उसके साथ बैठा मरीज अगर कोई आया है, उससे पूछे हाँ भाई बताओ, आप बताओ आपको सर्दी लगती है गर्मी, वो बोलेगा एकदम हाँ जी गर्मी लगती है, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहा, वो अभी भी नहीं मान रहा, वो कह रहा है बस जी बराबर ही है। फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट और करेंगे किस तरह, आप कहे जी आजकल अगर गर्मियों का जमाना है तो एसी के बगैर गुजारा हो जाता है, अगर वो कहीं गुजारा हो जाता है तो फिर वो सेंसिटिव टू कोल्ड ही है। अगर वो कहे नहीं नहीं जी बिल्कुल एसी के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता, फिर भी अभी 50% आपकी डायग्नोसिस हुई है। कई लोग कहते हैं जी 50 एसी के साथ गुजारा नहीं हो सकता, और फिर आप पूछते हैं आजकल आप गर्म पानी से नहाते हैं ठंडे से या मिक्स करके, वो भी कहता है मिक्स करके, तो फिर वो सेंसिटिव कोल्ड पक्का है, फिर उसको सर्दी लगती है। और कुछ भी नहीं, आप बहुत दवाई दे चुके हैं, फिर आप चुप करके उसको अगर सलीसे ही दे देंगे ना, आप अगले दिन रिजल्ट देखेंगे रिजल्ट। फिर अगर चुप करके आप अगले दिन लैडम देखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, आप अगले दिन अगर सोलानम देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा।
आप हैपर सल्फ देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप कल्कीरिया काप देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखने में एक मामूली है, लेकिन हमारे जिसमें पूरा एक थर्मल सिस्टम चल रहा है। आपका ब्लड किस स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है, किस कंसिस्टेंसी से सर्कुलेट कर रहा है, अपनी कंपोजिशन में ठीक कर रहा है कि नहीं। जरा सी कंपोजिशन खराब होती है तो आपको सर्दी भी लग सकती है, आपको गर्मी भी लग सकती है। और उसी सर्कुलेशन की वजह से आपको जिस्म में हर जगह आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, प्रॉपर कार्बन कार्बन बाहर नहीं निकल रही, प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं बन रही, आपके जो हेमोग्लोबिन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहे, आपके एसीटोन नहीं प्रॉपर पहुंच रहे, आपका WBC नहीं प्रॉपर ले रहे, आपकी कुव्वत मुदाफत नहीं बन रही। तो जब काफ़ी अरसा ऐसी रहेगा, देखने में तो बीमार नहीं है, लेकिन या सर्दी लगेगी या गर्मी, तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी इजी टू सिलेक्ट, इस तरह भी हो सकता है। अगर आप मेरी बात कहें कि अगर मैं अपना 45 साल एक्सपीरियंस बताऊं, तो आप सिर्फ माइंड को पढ़े और मोडेलिटीज को पढ़ें। जिन मेडिसिन के माइंड नहीं है, जिन मेडिसिन को प्रूवन नहीं कर सके, प्रूवन नहीं हुआ, आपको पता है प्रूवन तो बहुत 60-70 है मैक्सिमम। अगर आप 60-70 में से भी 35 दवाइयाँ हैं, 50% दवाई याद कर लेना, तो आप फेल नहीं होंगे। कई ऐसे डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप जब उनकी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो गिनती की 40-50 दवाइयाँ पड़ी होती, प्रैक्टिस चल रही। अब प्रैक्टिस चलने का क्या मतलब है? प्रैक्टिस चलने का ये मतलब है कि उसके पास हर 5 मिनट के बाद एक मरीज आ रहा है, हर 10 मिनट के बाद एक मरीज आ रहा है, 15 मिनट के बाद एक मरीज आ रहा है। प्रैक्टिस चलने का ये मतलब नहीं है कि सारी आपकी जनाब ये वेटिंग भरी हो तो प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस चलने का ये मतलब नहीं कि बाहर तक लाने लगे हो। अगर आपके पास 15 से 30 40 मरीज आ रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। अल्लाह ने कुछ और चीजें भी देखनी होती है, जिसकी वजह से बाहर लाइन लग जाती है, अंदर कमरा भरा रहता है। लेकिन अगर आपका कामयाब प्रैक्टिस, तो 20-30 पेशेंट भी अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर देखते हैं तो ये कामयाब प्रैक्टिस है। 20-30 पेशेंट आपके हर तरह के अखराजात पूरे करते हैं, हर तरह के, आजकल के इतने में महंगाई में भी। अब अल्लाह ताला अगर सारों की प्रैक्टिस ही चला दे, सबके पास 400-400, 300-300, 200 पेशेंट, तो क्या बनेगा? आप खुद सोच लीजिए क्या बनेगा। एक बाजार है, उसमें आप देखिए ज्वेलरी मार्केट है, आप यहाँ की मिसाल ले लें मेरी रोड की, ज्वेलरी मार्केट में कम से कम 40 दुकानें, 30 दुकानें एक लाइन में, कोई भरी रहती है, कोई खाली रहती है, किसी भी का दुकान है, सब चल रहे हैं, काम सबका चल रहा है, क्लिनिक सबका चल रहा है। इससे ये एहसास कंपनी में ना हो कि मेरे पास 200 पेशेंट क्यों नहीं आ रहा, 300 क्यों नहीं आ रहा। अगर आपके पास 20-30-40 भी आ रहे हैं तो आपका काम चल रहा है, आप एक कामयाब पोजीशन है। मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूँ, उनके मतलब में 30-40-50 दवाई होगी, पेशेंट बैठे हैं काफी ज्यादा, और फिर भी अगर आप मजाक करें सिर्फ 40 दवाई, तो काम उसका चल रहा है, वो उन 40 दवाइयों में माहिर हो चुका है, उसको माइंड की सिम्टम भी पता होगी, जेनेटिक्स भी पता होगी, मोडालिटी भी पता होगी। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास बुक्स भी नहीं है, जरूरी कि बुक्स के अंबार लगे हो तो आपकी प्रैक्टिस चलेगी, जरूरी नहीं है। आप नहीं अफोर्ड कर सकते शुरू में, कोई नहीं, 2 किताबें रख के बैठ गए, ये जरूरी नहीं है। वो जिसके पास बुक है वो उनका अपना शौक है कि उन्होंने ये भी किताब ले ली, ये भी ले ली, पढ़ी हो भी ना उन्होंने पूरी, ये भी जरूरी कि वो सब किताबें पढ़ी।
मेरी तरह। जरूरी है कि मैंने सब किताबें पढ़ी, किसी का एक पेज पढ़ा, किसी का 10 पढ़े, फिर बंद हुई तो बंद ही होगी, फिर पता नहीं किधर गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। लेकिन कुछ किताबें हैं जो रेगुलर पढ़ी जा रही हैं, जैसे आपकी कैंट रिपोर्ट्री है, मर्फी रिपोर्ट्री है, बोरिक है, काशीराम है। थेराप्यूटिकली जाएं तो फिर आपका वो टेबल पे होती है, क्या नाम है उसका, बोरिक तो हो गई, उर्दू की है थेराप्यूटिकल, फतेह शेर की रूए होम्योपैथी, और दूसरी है जोर होम्योपैथी। ये आपके टेबल पे। और बात सिर्फ इन्हीं दवाइयों से, इसी दो किताबों से भी गुजारा कर रहे हैं। आपके पास ये है, एक मेडिका है, और एक डॉक्टर सरगोदे वाले की किताब है, आबिद साहब की प्रैक्टिस। तभी आप पढ़े तो सही, समझे तो सही। असल बात तो ये है कि आप लिफ्ट तो करें, आपका दो किताबों से लेकर 200 तक किताबें भी हो, लेकिन आप एक तरीके से स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह हर मर्ज में कामयाबी होगी। अब हर मर्ज में कैसे, मैंने कह दिया। डॉक्टर आबिद की जो किताब है या डॉक्टर फतेह शेर की है, उसमें हर बीमारी तो नहीं है, हर बीमारी का नाम तो नहीं है। तो हमने तो बीमारी पे इलाज ही नहीं करना, हमने बीमारी के नाम को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये बीमारी डॉक्टरों ने दी हुई है। ये सब कुछ हमें दूसरे जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथ, उन्होंने दी हुई है, अपनी स्टडी की हुई है। ये डिजीज है, ये डिजीज है, उन्हें नाम दिए हैं, थेरापेटिक दिए हैं, हमें वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर उन डिजीज पे जाएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं, आपको सिम्टम पे जाना पड़ेगा। इंडाइजेशन है, एक वीजा था जी, मुझे इंडाइजेशन है, मैं जो भी खाता हूँ हजम ही नहीं होता, मुझे यहाँ बोझ रहता है, मुझे गैस रहती है, अनकंफर्ट है ये जगह, यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ बोझ है। उन्होंने कह दिया आपको गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, नाम रख लिया। इंडाइजेशन है कह दिया, सिंपल हार्ट बर्निंग कह दिया, बीमारी का नाम दे दिया। अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है, नाम दे दिया। यार नाम पे क्या करेंगे। वो कह रहा है कि मैं पिछले 5 साल से, 10 साल से कभी किसी मेडिकल के पास जा रहा हूँ, कभी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, कोई मुझे आईबीएस कह देता है, कोई क्या कह देता है, डिसेंट्री कह देता है, कोई स्टूल कह देता है, कोई कुछ कह देता है, और मैं रोज मैप्राजोल खा के गुजारा कर रहा हूँ। और जिस दिन मैप्राजोल नहीं खाता, दूसरे तीसरे दिन पकड़ा जाता। मैप्रोजोल से इलाज नहीं हो रहा, सप्रेशन हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, और आप खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं। और अगर वो इतना कुछ भी खा रहा है, स्टूल डेफिकेशन उसकी ठीक नहीं है, डाइजेशन उसकी ठीक नहीं है, डकार आते हैं, ऊंची आवाज में भी आ रहे हैं, ठीक है, आस्था आवाज में भी आ रहे हैं, और कब्ज भी है, कभी मोशन है, कभी डेसेंट्री है, कभी आईबीएस है, कभी कब्ज है, कभी वॉमिटिंग है, कभी नाजिया है। उसने इतनी सारी चीजें बता दी। आप भी सोचते हो कि मैं क्या दूं, इपिका दूं, नक्स दूं, पसटला दूं, एबिस नेगरा दूं, बिस्मथ दूं, कार्बोवेट दूं, लाइकोपोडियम दूं, मैं कौन सी दूं, चाइना दूं, लोबीला इन्फ्लाटा दूं, कंडोरेगो दूं। तो आप सोच रहे हैं इसी में बैठे हुए, कंडोरेगो जेल में आ गया तो उसकी अलामतें शुरू कर दी, जो तरीकाकार है। इपिका का तो उसकी अलामतें शुरू हो गई, पल्सटिलाजिम में उसकी अलामतें शुरू हो गई, नक्सोमिका उसकी आ गई। बाद में आप देखते हैं कि होम्योपैथ की जुबान तो दिखाएं, वो अपनी जुबान दिखाता है, जुबान फुली तौर पे वाइट पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड दिखता है, जमी वाइट। नक्स भी गई, पल्साटिला भी गई, कार्बोवेट भी गई, लैको भी गई, चेलिडोनिम भी गई, सब दवाइयां गई, एक आ गई कौन सी, एंटम क्रूडम। आप एंटम क्रूडम दें, ज्यादातर मरीज ठीक हो जाएंगे अगर ये सिम्टम है। कहाँ गया थेराप्यूटिक, कहाँ गई डिजीज के नेम, कहाँ गई दवाइयाँ।
अगर हल्की सफ़ेद है, अब जब एक सफ़ेद होगी पेस्ट्री तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, कौन सी सफ़ेद होनी चाहिए, फुल एक तय नजर आएगी, फुल बिल्कुल तय, जैसे कि जुबान के ऊपर एक मिलीमीटर की एक तय आ गई, क्वांटम फ्रीडम देगी। अगर इससे कम तय होगी तो फिर पल्सा चलेगा, साथ पीछे अगर ब्राउनिश होगी तो ब्राई होनी है, और अगर प्यास नहीं है हल्की तय तो फिर पल्सा चला देगा। तो आपने इसका डिफ्रेंशिएट करके दवाई तो दे दी ना, आप हर तरफ से मरीज को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सिर्फ बात ये कि नॉलेज, सच्ची बात तो यही है, अपना पेट नंगा करने वाली कि होम्योपैथ डॉक्टरों को 35 दवाइयों का भी फुल नॉलेज नहीं होता। होम्योपैथी मुश्किल भी है और आसान भी है, बहुत मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, सारी पढ़ी भी नहीं जा सकती, लेकिन चले जितनी भी हैं वो पढ़े तो सही, उन पे तो ग्रिप तो कर लेना। फिर दूसरी चीज जो आपको फेल करती है, आपकी सोच है, आपकी सोच होम्योपैथिकली नहीं बनी। क्लिनिक खोल रहे हैं, DHMS कर लिया, BHMS कर लिया, क्लिनिक भी खोल रहे हैं, सोच पॉजिटिव नहीं है, सोच नेगेटिव है, सोच कह रही है पता नहीं चलेगा कि, सोच कह रही है पैसा ज़ाया ना हो जाए, सोच कह रही है किराया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सोच कह रही है कि क्लिनिक छोड़ूंगा तो बेइज्जती होगी बाद में। वो भाई पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, इसके उलट क्यों नहीं उलट कर लें, मैंने क्लिनिक चलाना है, मैंने दवाइयाँ पढ़नी है, मैंने क्लिनिक नहीं खाली करना, नहीं छोड़ना, मैंने पढ़ना है, पॉजिटिव सोच क्यों नहीं करते आप। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप किसी गांव में भी बैठ जाएं, कोई होम्योपैथी का नहीं पता वहां भी होम्योपैथी चलेगी, आप सोच तो बनाएं, सारा दारोमदार ही सोच पे है, सारा दारोमदार सोच पे है। होम्योपैथ एज ए प्रोफेशन नहीं आप लोग लेते, एज ए साइड बिजनेस लिया हुआ है, सुबह दफ्तर शाम को क्लिनिक, उधर से भी खर्चा निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, निकल गया तो निकल गया, ना निकला तो अल्लाह खैर सर। भैया आप होम्योपैथ है, पहले मैंने बताया कि डॉक्टर और मरीज क्या समझ के आता है, आपको बस क्या समझ के आता है होम्योपैथ, फिर आखिरी समझ के आता है ट्रीटमेंट, हालांकि उसको नहीं समझना चाहिए, आखिरी तो अल्लाह को पता क्या आना है, लेकिन वो समझ के आता है, तो फिर पकड़े उसको हर तरफ से, टेंशन क्यों लेते हैं। जब पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में फेल नहीं होगी, आप एक केस देख रहे हैं, आप देखिए, रख दे 10,000 फीस, कोई बात नहीं, आप मेहनत करें, घंटा लगाए, 2 घंटा, और 10,000 आपको ट्रे में रख के देगा, और ठीक होगा तो 20,000 देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्यों डर रहे हैं। होम्योपैथ की फीस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, अदर देन पाकिस्तान, इंडिया, बाहर के मुल्कों में जाए बहुत महंगे होम्योपैथ, पौंडों में लेते हैं, सुना है ना आपने कि MD करके फिर होम्योपैथी करते हैं, और उनकी फीस और उनका टाइम लेना, और वो 2 4 5 मरीज देखते हैं। आप जहां भी बैठ जाएं, सोच को पॉजिटिव करेंगे, सोच पॉजिटिव नहीं होगी, डगमगाएगी, डबल माइंडेड होगी, तो पहले एनाकार्डियम खुद खाएं, CM की रोज 30 दिन खाएं, तब जाके शायद डबल माइंडेड खत्म होगी आपकी, कितने डबल माइंडेड हैं आप। एक कंपनी चूज कंपनी, उसने 2 बंदों को भेजा कि जाओ उस इलाके में, एक शहर है, वो नंगे पांव फिरते हैं, वहां हमारे जूते बिकेंगे कि नहीं, वो जूते पहनते ही नहीं, कोई ऐसा कबीला, हजारों की आबादी, 2 बंदे भेज दिए, एक गया, बाद में दूसरा गया, एक बंदा आके कहता है जी आपकी काम वहां नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता, वो शूज पहनते ही नहीं है, तो आप बेचेंगे क्या, जब पहनते नहीं है तो बेचेंगे क्या। दूसरा आया, तो
उन्होंने कहा जी आपकी कंपनी इसी पे चलेगी, अब इन सबको मैं शूज पहनाऊंगा और आपकी कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ गई। कि आप कैसे पहनाओगे? मैं उनको कहूँगा भी शूज पहनो, मैं उनको जाके लेक्चर दूंगा, शूज की अहमियत बताऊंगा, पाँव की हिफाजत बताऊंगा, पाँव की अहमियत बताऊंगा, इसके फायदे बताऊंगा, अपनी कंपनी का बताऊंगा। शुरू में सेल लगाएंगे, सस्ता करेंगे, पहनेंगे, जब घर के एक फर्द नहीं पहनेंगे सारे घर फर्द पहनेंगे। और ऐसे ही हुआ, उसको टास्क दिया, 6 महीने में सारे शहर में जूते पहने, उनकी फैक्ट्री ऊपर जा। तो आप पॉजिटिव सोच तो रखें, जब बीच में नेगेटिविटी मिक्स होगी तो फिर ऐसे ही होगी, याद रखिएगा, नेगेटिविटी को मिस ना करें। ये बड़ा बारीक हसास मामला है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी डॉक्टर वाला, इसको आप साथ में रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहें कि मैंने इस मरीज को अल्लाह के फजल से सेहत देनी है, मैंने पढ़ना है। आप पढ़े, पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, कल फिर बुला लें, नहीं ठीक हो रहा परसों फिर बुला लें। पैसे रखे, फीस जो मर्जी, ठीक है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि फीस बहुत होनी चाहिए, मैं कतई इस हक में नहीं हूँ। फीस इतनी मुनासिब होनी चाहिए कि आपका भी गुजारा हो, पेशेंट का भी गुजारा हो, उसको पैसे देते वक्त दुख ना लगे, उसको पैसे देते वक्त किसी से उधार ना पकड़ना पड़े, उसको पैसे देते वक्त कोई चीज बेचनी ना पड़े। ये नौबत है तो उसकी दवाई फ्री कर दो। लेकिन जब आपके पास अमीर आदमी आ गया, आपको पता है इसकी एक नहीं 3-4 फैक्ट्री है, ये किसी का हेड है, सीईओ है, इसकी लाखों रुपए तनख्वाह है, लेकिन अगर आपकी फीस 500 रुपये हफ्ता है तो उससे भी 500 लेंगे। ये नहीं करना कि आज अमीर आ गया, पड़ोसी उतर है, सब गार्ड उतर है, सब और सिस्टर उतर है, तो मैं 400 की बजाय दे दूं, ये दे देगा 2,000, फिर ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने रखी 10,000 फीस है तो फिर 10,000 रखी, बैठे आराम से स्टडी करें। आप मरीज को नहीं समझ आ रहा, आप शुरू में कम्बिनेशन बना के दे दें। चले जी, आपको गैस है, आपने कहा 10 साल से गैस है, आप भी ठीक हो रहे, कार्बो भाई चाइना लाइको दे दी, आप हफ्ते बाद आ जाओ, स्टडी करें, टाइम नहीं है उस दिन, आप स्टडी करेंगे, आखिर एक दो सिलेक्ट होगी, एक नुस्खा सिलेक्ट होगा, एक दवाई एक नुस्खा सिलेक्ट होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई एक दवाई सिलेक्ट हो जाएगी, एक नुस्खा, और वही आपको चाहिए। और जिसके पास अगर 200 मरीज आ रहा है तो 200 नहीं ठीक हो रहे, 150 वापस जा रहे हैं। तो जिसके पास मरीज ही 10 है, उसके पास 10 नहीं ठीक हो रहे, 8 वापस जा रहे हैं। और अगर आप 10 में से एक केस, दो भी कामयाबी से देखते हैं तो आप कामयाब डॉक्टर हैं। 100 में से 10 केस, 20 केस अगर आपके पास आर्थराइटिस के आते हैं, उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, उनमें से ठीक हो रहे हैं, तो आप कामयाब तरीन डॉक्टर हैं। पॉजिटिव सोच, ये मैं हर मरतबा कहता हूँ, इस पे आए, देखें आप कुदरत के मनाजर देखें, लोग पॉजिटिव सोच रख के एंजॉय करते हैं, पॉजिटिव सोच रख के जाते हैं, पहाड़ देखे, समुंदर देखा, दरिया देखा, सीनरी देखी, दरख्त देखे, बूटे देखे, नक्शो नगार देखा, बिल्डिंगें देखी, खुश हो रहे हैं, अल्लाह की बढ़ाई पे खुश हो रहे हैं, बिल्डिंगें देख रहे हैं, दूसरा आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार पहाड़ टेढ़ा क्यों है, ये ऐसे होता है, इसकी जो ग्रीनरी है, इसके दरख्त ही ठीक नहीं है, ये बिल्डिंग कैसे बनाई, पैसे बहुत थे, वो नेगेटिव सोच के साथ जाया करा, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आप पॉजिटिव सोच के साथ जाए तो एंजॉय करें, पॉजिटिव सोच के साथ क्लिनिक में बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये लिख रहे हैं आज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचेंगे वो होगा।
लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब शुक्र बजा लाएंगे तो आपका शुक्र डबल हो जाएगा, आपके पास इनकम डबल हो जाएगी, इज्जत डबल हो जाएगी, सब कुछ डबल हो जाएगा। इस दो लॉ पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, इस पे जरा देखिए। तो बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बी पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसे हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आज अल्लाह ताला की सिफ्त है अल मुसव्विर। अल मुसव्विर का क्या मतलब है? तस्वीर बनाने वाला। जरा देखिए, स्केच बना के तस्वीर निकालने वाला। कैसा अल्लाह ताला बड़ा फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर को भी कहते हैं तस्वीर बनाने वाला। जा तस्वीर तो बनवा लो, स्टूडियो से जाकर तस्वीर तो खींच लो। वो पहले आपका अक्स लेता है। मैं वो पुरानी बात कर रहा हूँ। नेगेटिव बनाता है, फिर उसको धोता है अंधेरे कमरे में जाके, रोशनी ना लगे, खराब ना हो जाए, एक नेगेटिव बनता है, स्केच बनता है। फिर उसी नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव बनता है तो बंदा देख के खुश हो जाता है। नेगेटिव देख लें क्या होता है। नेगेटिव सोच और नेगेटिव चीजें क्या है, एक काला नेगेटिव है, उस पर डरोनी छड़ियां बनी हुई हैं, आपका चेहरा डरोना बना है, कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन पॉजिटिव खूबसूरत चेहरा आ गया। और अल्लाह तो बहुत 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 बड़ा फोटोग्राफर है। आप सोच ही नहीं सकते कि क्या अल्लाह डिजाइन करता है और कैसे बनाता है। अल्लाह तो कुरान में कहता है कि मैं माँ के पेट में बच्चे को डिजाइन करता हूँ, उसके खदो खाल बनाता हूँ, उसकी खूबसूरती बनाता हूँ। और कैसा अल मुसव्वर आला अल्लाह ताला, क्या आप सोच ही नहीं सकते। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, 7.5 8 अरब इंसान हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। आप देखें कि एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। जी है ना मुसव्वर। जो जुड़वा भाई बहन भी होते हैं वो भी कहीं कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। किसी की शक्ल मिल रही होती है, देखें एक खानदान की है, बंदा आता है कहता है अच्छा यार फलां के बेटे तो नहीं हो। हाँ, वो दादे से रिजेबल कर रही, कोई ना कोई नाक कर रहा है, कान कर रहा है, आंख कर रहा है, उसकी जुबान कर रही है, वो कह रहा तो फलां के बेटे हाँ। लेकिन खरबों की शक्ल आपस में नहीं मिल रही। चले शक्ल मिलती है, गलती हो सकती है, थम इंप्रेशन नहीं मिलते थे, सबके फर्क। उसके बाद आज आंख, एक आंख दूसरे बंदे की आंख से नहीं मिलती। आपका आइडेंटिफिकेशन ही आजकल आंख है। आप कहीं भी जाएं, पासपोर्ट बनाएं, कुछ नाती कार्ड बनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, आपके आंख की तस्वीर देखते हैं, वहीं से सब कैलकुलेट हो रहा है। एयरपोर्ट पे जाएं, आंख से पकड़ा जाता है मीन्स। सिर्फ आंख को उसने कैच किया और पूरी पिछली हिस्ट्री उसके कंप्यूटर पे आ गई। कितना बड़ा मुसव्वर है वो, देखिए कितनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई। फिर इंसानों ने कहा, जब इनको पता चला साइंसदानों को कि जी आंख से आंख नहीं मिलती, ठीक है, उन्होंने एक देखा, दो देखा, तीन देखा, हजारों देख लिए, अब माने अरबों में कि किसी का नहीं मिलता। तो उन्होंने जानवरों पे शुरू कर दी रिसर्च, और जब जानवरों की देखी वहां भी हैरान हो गए कि उन्होंने बंदर पकड़े 10,000 एक की आंख दूसरे से नहीं मिली। इंसान तो इंसान, कीड़े मकोड़े उन्होंने मच्छर पकड़े, मच्छर की एक आंख दूसरे मच्छर से नहीं मिली। मछलियां पकड़ी, उसकी एक आंख दूसरी से नहीं मिलती। जरा देखिए अल्लाह की मुसव्वत, अल्लाह की जरा खूबसूरती तो देखें। अल्लाह खूबसूरती पसंद करता है, खूबसूरती चीज बनाता है। अल मुसव्वर जल्ला जलालुहु। सिर्फ यही नहीं, कितने खूबसूरत मर्द बनाता है।
कितनी खूबसूरत औरतें बनाते हैं, और जो खुद कोशिश करते हैं वो पकड़े जाते हैं। अल्लाह की खूबसूरती में जो चेंज लाते हैं पकड़े जाते हैं। कितने इंसान जिनको हम गे कहते हैं, औरतें बन के फिर रही हैं, पकड़े जाते हैं, साफ पता चल जाता है कितने खुश रहे हैं, औरतें बन के फिर रही हैं, पकड़े जाते हैं। वो खूबसूरती नहीं, लेकिन अल्लाह जैसे बनाता है वो बिल्कुल कैसे 100%। और इंसानों को छोड़ दे, जानवरों में चले जाए, परिंदों में चले जाए, कितने कितने खूबसूरत परिंदे, कितने खूबसूरत कलर उनके, और वो कलर भी दुनिया में भी नहीं आएगी। देखिए जो आप परिंदों के परों में देखते हैं, कि जिस्म पे देखते हैं, वो नहीं है। कि किसके साथ कौन सा शेड दिया अल्लाह ने, क्या कंट्रास्ट बनाया, क्या कॉम्बिनेशन बनाया, कि आपका देख के दिल खुशी से झूम उठता है। सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। क्या कलर लगा दिया, कैसे बना दिया, कौन सा डीएनए था, क्या सिस्टम दिया, क्या डिजाइन दिया। और वहां भी अगर आप गौर से देखेंगे तो एक का कलर दूसरे से नहीं मिला, देखने में एक जैसे लगेगा। कितनी मछलियां अजीबो गरीब ट्रांसपेरेंट मछलियां, और कितने फल फ्रूट हैं, हर एक फल कलर देखे कितने खूबसूरत। तितलियां देखे, तितलियों के परों पे देखे, बारीक कागज से भी बारीक पर है, महीन बारीक, उस पे कलर, कैसे जबरदस्त कलर। आप हाथ पकड़े तो कलर खराब हो रहा है, आप हाथ पकड़े तो कलर उतर रहा है, फेड हो रहा है, लेकिन धूप में उड़ रहे हैं, धूप में बैठे हैं, तो कलर खराब नहीं हो रहा। पानी में कीड़े हैं, लाल बेग हैं, कीड़े हैं, कितने अपने कलर के हैं, और के जिसम पे ऐसी कोटिंग की गई है कलर उतरता नहीं है। पानी में फिर रहे हैं, इधर उधर जब मर जाते हैं, आप आप फेंकते हैं कलर भी उतरता है। क्या बात है आलमी सबर के लोग। कितना खूबसूरत अल्लाह होगा खुद, जरा सोचिए, कितना खूबसूरत नूर होगा वो जब आप जन्नत में देखेंगे, जहाँ पे कितनी खूबसूरती है। इसलिए अगर आप अल मुसव्वर का विर्द करते हैं तो आप ये देखिए कि आपके अंदर खूबसूरती पैदा होती है, आपके अंदर खूबसूरती पैदा होती है, आप खूबसूरती सोचते हैं, पॉजिटिविटी पैदा होगी। तो इसका आप जिक्र करें तो अंदर से खूबसूरत बन जाए। अब ये देखिए कि आज का जो रूब्रिक है माइंड का, पहले आज जो मैंने आपको माइंड के बारे में बताया, अगर आप उसी पे अमल कर लें, बहुत इजी बताया है, आसान अल्फाज में सिंपल बयान, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। कि हमारी रिपोर्टरी भी भरी पड़ी है रूब्रिक से। आज का जो रूब्रिक है, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग लैक्स ऑफ विल पावर। अंडरटेकिंग लैक्स ऑफ विल पावर का क्या मतलब है? का मतलब है कि हर काम का हलफ उठा लेना, हर काम को कहना हो जाएगा और होना कुछ भी, मास्टर ऑफ नन, कह दिए ये भी हो जाएगा, ये करूंगा। आपके पास पेशेंट आता है, क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ जी, बड़ा आएगा जी, शलवार कमीज पहनी हुई, माया लगी हुई, स्टड पहने हुए, हाथ में गाड़ी की चाबी ले रहता हुआ आ रहा है, मोबाइल आपके टेबल पे रखा, पर्स आपके टेबल पे रखा, चाबी आपके टेबल पे रखी, और प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। काम कैसा है, बस गुजारा है। अगली दफा आएगा तो जो वो तो मैंने खत्म कर दिया, अब मैंने गाड़ियों का काम शुरू कर दिया। किसी ने कहा गाड़ियों का करना, हो जी हो जाएगा, बिल्कुल करते हैं, चलो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट कर दिया, तो सब 6 महीने बाद, साल बाद गाड़ियों का काम भी
खत्म। अब क्या कर कंट्रैक्टर बन गया हूँ जी। अब मैं गवर्नमेंट को चीजें सप्लाई करता हूँ, वो भी खत्म हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। वो बंदे जो बहुत से काम स्टार्ट करते हैं और फिर रह जाते हैं, काम चेंज कर दिया, चला नहीं। अंडरटेकिंग लैक्स ऑफ विल पावर। हाँ भर दिया, हामी भर दी, आपको पास आया, आपको कहा कि जी आपने कहा मेरा ये काम है, चलो जी चलते हैं, मेरी वाकफियत है, निकल गए आगे, कोई वाकफियत नहीं, कोई काम नहीं हुआ, लेके आओ जी, मुझे पता है रास्ते का, चलते हैं, लेके गाड़ी में बैठाया, रास्ते का कोई पता नहीं, बस जी यही था। हर काम वो कह रहे हैं अंडरटेकिंग का ले लेगा, हाँ, और ऐसे हाँ कहेगा जैसे अंडरटेकिंग हलफ ले रहा है, बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा जी, आगे कुछ भी नहीं है। कितने माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा निकम्मा है जी, पढ़ता है फिर छोड़ देता है, बिजली का काम सीखा वो छोड़ दिया, दर्जी का काम सीखा वो छोड़ दिया, फला का काम सीखा वो छोड़ दिया। अंडरटेकिंग लैक्स ऑफ विल पावर। बहुत पहले मेरे पास एक साहब आए, अब मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है, पता नहीं हंसी क्यों आ रही है, रोना क्यों आ रही है, आप खुद असेस करें। मरीज था मेरा, कहता है जी मैं अपने बेटे को होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला करवाना है। मैं खुश, मैं कहा करवाओ जी। कौन से कॉलेज हैं? मैंने कहा उस वक्त पिंडी में थे काफ़ी, मैंने कहा ये भी है, ये भी आप करवाएं, और मैं चाहता हूँ वो डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करे, मेरा नाम रोशन होगा, उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैट्रिक किया? हाँ जी किया है। कितने नंबर हैं? पर थोड़े से नंबर है, मुश्किल से पास हुए। फिर उसको पहले मैंने बिजली का काम सिखाया, उसमें फेल हो गया। उसको मैंने कहा ड्राइवर बन जा, उसमें फेल हो गया। उसको मैंने कहा मैकेनिक बन जाओ, वो भी नहीं समझ, उसकी समझ में नहीं आ रहा, ना ड्राइवरी ना मैकेनिकी ना बिजली। उसको मैंने मदरसे में दाखिल करा दिया, उन्होंने भी साल बाद निकाल दिया, ये नहीं याद कर सकता कुछ भी। कह रहे अब मैं सोच रहा हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टर ना बना दूं। तो अब पता नहीं इस पे रोया जाए या हंसा जाए। तो ऐसे हमारे हैं भी हैं भाई, जो खुद बन गए, दाखिला ले लिया, पढ़ाई पढ़ी कोई नहीं, बस ठीक है। ऐसे हैं बहुत सारे फिर रहे हैं, हमारे साथ के फिर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बंदे हमारे आम आते हैं। माँ बाप के लिए निकम्मा है जी, ये काम स्टार्ट किया, ये खत्म, ये काम स्टार्ट किया, ये खत्म। बड़े बड़े आदमी आएंगे, बीवी कहेगी मैं तो तंग हूँ इससे शादी करके, कभी कोई काम ही नहीं चज का किया, आज तक घर का खर्चा नहीं चला, बाप देता है, कोई देता है, भाई देता है, ये कभी किसी काम में जाता है, कहता करूंगा, कभी किसी का। आपसे भी जब बातें करेगा तो आपको लगेगा कि सारा इसको पता है, जिस फील्ड की बात कर रहा है उसमें मास्टर है, लेकिन असल में वो मास्टर ऑफ नन है। अब ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ गया है, तो ठीक तो हो नहीं रहा, आप दवाइयाँ भी दे रहे हैं, पैलिएट हो गया, लेकिन ठीक नहीं होगा, इसकी दवाई है एसिड पिक्रिक। अब देखिए कहाँ एसिड पिक्रिक, दूसरी दवाई है फास्फोरस। अब एसिड पिक्रिक में जब हमने पढ़ा, इस रूब्रिक के अलावा, अंडरटेकिंग लैक्स ऑफ विल पावर के अलावा जब पढ़ा, ये जरूर पढ़ा कि उसका माइंड कमजोर होता है, तो जो नहीं दे सकता, पढ़ता है तो थक जाता है, छोड़ देता है पढ़ाई, आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ेगा, मसला हो जाएगा। लेकिन उससे आगे बढ़कर यह है कि वो कोई काम कर ही नहीं सकता, ये काम शुरू किया वो खत्म, वो काम शुरू किया वो खत्म, वो काम, जबकि उसके साथ वाले वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम साथ वाला चला रहा है, गुजारा, गाड़ियों का काम चला रहा है, दूसरा कंट्रैक्टर चला रहा है, ये हर काम में फ्लॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव सोच नहीं है, बस कर लूंगा, वो आदमी कर रहा है, वो उतना कमाया मैं भी कमा लूंगा, बस ये सोचा, पॉजिटिव सोच नहीं है, तो रह गया बेचारा। जब आप ऐसे मरीज को एसिड पिकनिक देंगे, आपके पास वो दमे के लिए आया हुआ,
आपके पास डेसेंट्री के लिए आया हुआ है, आपके पास वो आईबीएस के लिए आया हुआ है, आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आया हुआ है, आपके पास ओसीडी के लिए आया है, डिप्रेशन के लिए आया है। ये अगर सिम्टम है तो फिर यही दुआ काफ़ी है, ये दुआ काफ़ी है। ऐसे केस आते हैं रोज़। तो माइंड को ज़रूर पढ़ें, माइंड को ज़रूर स्टडी करें, माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। माइंड के बगैर ना इस दुनिया में चाह रहा ना इस दुनिया में चाह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अगली दुनिया में होगा ही माइंड, फिजिकल कुछ होना ही नहीं। ना ज़मान की कीमत होगी, ना मकान की कीमत होगी, स्पीड होगी जनाब कितनी, करोड़ों पर सेकंड के हिसाब से, माइल के हिसाब से, तो फिर माइंड ही चलेगा वहाँ। आपकी सोच सोचे तो अभी आप अमेरिका बैठे हो, आप सोचे तो लंदन बैठे हो, आप सोचे तुर्की बैठे हो, आप सोचे कराची बैठे हो। तो यही माइंड का आगे भी काम आना। अल्लाह ताला खुद एक क्या है, नूर है, नूर, एक स्पीड है, एक नूर है। बहरहाल वो मसला अलग है, उस पर जब ज़्यादा पता नहीं तो बोलना भी नहीं चाहिए। बहरहाल अब हम अपनी मेडिसिन पे आएंगे। आज की दवाई है पेट्रोसिलिन। अब देखें कि अव्वल तो ये दवाई बहुत कम डॉक्टरों के पास है, हो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात करूँ ज़्यादा, बहुत छोटी दवाई है, इतनी सी, लेकिन अफादियत बहुत है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, बहुत बड़े केस ठीक होते हैं। जब पेट्रोसिलिन आती है तो मेनली ये यूज़ होती है आपकी यूरिन प्रॉब्लम, लेकिन इसकी एक और अलामत है बहुत अच्छी, शायद आप यूज़ कराते हैं कि नहीं कराते, पाइल्स की। और वहाँ अक्सर आपका केस फंसता भी है कि पाइल्स की जो खारिश है इस दवाई की सबसे बड़ी अलामत है। जबकि हम पाइल्स की खारिश के लिए हम वो देते हैं, सल्फर देते हैं, ट्यूक्रियम देते हैं, स्पाइजिलिया दे देते हैं, लेकिन खारिश में ये बेहतरीन काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि बाज़ का तो खारिश वहाँ की आप मरीज को बड़ा तंग की होती है। पाइल्स अलहदा है कि आपको बवासीर है, कोई कहता है बासी है, कोई कहता है खूनी है, कोई कहता है बादी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को ब्लीडिंग है, किसी को नहीं है, किसी को वहाँ पॉलिश बने हैं, किसी के नहीं पॉलिश बने हुए। लेकिन खारिश अगर है तो आप ये सिंगल डोज देकर उसकी खारिश जरूर कम कर सकते। खारिश और इसको कंपेयर करें अब ये, क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंट है बहुत इलामत, तो साथ आप देखें कि खारिश के पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको अगर इचिंग ऑफ एनस है तो उसकी दवाई साइना भी है, ट्यूक्रम भी है, स्पाइजिलिया भी है, सेंटोनाइन भी है, ग्रेफाइट्स भी है, सल्फर भी है। ये दवाइयाँ चलती हैं और बड़ी कामयाबी से जाती हैं। पेट्रोलियम भी है, और पेट्रोलियम की एक अलामत है खारिश की कि आपने कई आदमियों को देखा होगा जा रहे हैं खारिश शुरू की हुई है पीछे, ये पेट्रोलियम की अलामत। पैंट पहनी हुई और खारिश कर रहे हैं और जबरदस्त खारिश करके भी छोड़ देते, उनको सुकून आता है, ये एक बड़ी अलामत है। लोग परेशान होते हैं कि हमें खारिश होती है, हमें चुभन होती है, हमें क्या करें, लोगों के सामने बैठे होते हैं, जगह ऐसी है नहीं खारिज कर सकते। पेट्रोलियम आप वो उनको देखें जो जाते जाते जनाब एनस को खुजा रहे हैं, बैठे बैठे खुजा रहे हैं, और एक चुटकी काटते हैं, बकायदा लिखा हुआ है कि अपने पुलिस में पकड़ के उसको चुटकी काटेंगे तो उसको मिलेगा। क्या सिम्टम है पेट्रोलियम, और ऐसा है कि जहां वो चुटकी काटे खारिश के साथ, खारिश के बाद पेट्रोलियम, तो वैसे भी पेट्रोलियम अच्छा काम करती है खारिश। पेट्रोलियम होगी तो वहाँ ड्राइनेस भी होगी, ड्राइनेस होगी तो फिर वहाँ फिशर भी होगा,
फिशरों का तो क्रैक्स भी होगा। तो खारिज के लिए हम अदरवाइज दूसरी भी दे सकते हैं, साइना भी है, इंडिगो भी है। इंडिगो बड़ा अच्छा काम करती है, ट्यूबलेट बड़ा अच्छा काम, स्पाइस करती है। रात की खारिश होती है, सल्फर हर जगह लिखी हुई, कोई शक नहीं, काम करती है, लेकिन रात की खारिश में इंडिगो भी है, स्पाइस भी बड़ा अच्छा काम करेगी। अब आप देखें कि पेट्रोसीलियम जब जेल में आती है तो यूरिनरी बीमारियां, आपके पेशाब की बीमारियां, आपकी पेशाब की अलामतें वो आती है, आपके मसाने की आ जाती हैं। और उसको ये बड़ी कामयाबी से, आजकल पेशाब की अलामतें बहुत हैं। आप ये देखें कि बच्चे की तो होती है ना, एनोरेसिस है, बेड वेटिंग है, और वो अलामत है, 3 साल तक उसको ट्रेनिंग दे के ठीक हो जाता है बच्चा, पैम्पर से जान छूट जाती है। लेकिन कई बच्चे आते हैं 10 साल 12 साल उम्र अभी तक कर रहा है जी। बड़ों को आजकल पेशाब की, चाहे वो मर्द है और चाहे औरत है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, जिसको आप पोलीजूरिया कह सकते हैं, जिसको आप डायरोसिस कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन कह सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे जनरल इनकी मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट है, एसिड फास है, कास्टिकम है, इकोजिटम है। रस रस एरोमेटिक है, पेट्रोसिलन भी है। अब ये देखिए कि आप देंगे तो मुश्किल से काबू हो रही हैं। मैं अपनी खुद बात करता हूँ, 25-30 साल पहले आपको भी पता होगा, केसेस आते थे पोलीयूरिया के, फ्रीक्वेंट ज़्यादा पेशाब आ रहा है, सिर्फ कास्टिकम भी काम कर जाते, आजकल नहीं करते। आपको दूसरी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, एग्जैक्ट दवाई ढूंढनी पड़ती है। लेकिन हमारी बात दवाइयाँ ऐसी हैं कि थेराप्यूटिक काम करती हैं, तो ज़्यादातर थेराप्यूटिक ही पहले चलता था सारा। कास्टिकम देते थे, वो चलता था। बच्चा है, बच्चे के पेट में कीड़े है तो सायरा चल रही है। लेकिन पेट्रोसीलम एक की अपनी एक अलामत है, दूसरी दवाइयों की भी अलामत इसमें साथ चलती है कि आजकल अर्जेंसी ऑफ यूरिन है, कि पेशाब आएगा और फिर फौरन भागना पड़ता है। आपका ख्याल आया, ध्यान आ गया पेशाब की तरफ, तो फिर आप बैठ नहीं सकते। अगर ध्यान आ गया तो फिर आपका अब रास्ता बास होगा, ये याद रखिएगा। और अगर बाथरूम बिजी है तो पेशाब निकल भी सकते हैं, स्केपिंग ऑफ यूरिन हो सकती है। ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो, उसमें भी हो सकता है। आपका पैरालिसिस ऑफ यूरिन ब्लैडर, उसमें भी हो सकता है। और कुछ भी ना हो तब भी हो सकता है। आपके माइंड में आ गया कि पेशाब आया तो फिर जाना पड़ेगा। आप पेशाब करके बैठे हैं, उठे हैं, थोड़ी देर बाद गए हैं, हाथ धोए, फिर पेशाब आ गया। आप पेशाब करके बैठे हैं, आपने शावर खोला, पानी के नहाने लगे हैं, आपके ऊपर पानी पड़ा, पेशाब फिर आ गया। पानी का सोचते, पानी का टच करते, पानी को पीते, पानी की आवाज से, ये कॉमन सिम्टम है, उसकी दवाई है लाइसिन, हाइड्रोफोबिनम, और नंबर 2 एसिड ऑक्सालिक। इनको दें, 30-200 में काम नहीं करेंगे, 1 mcm, 10 ml, याद रखिएगा। रोपटसी दे के अपना टाइम जाया ना करें, मरीज जाया ना करें। आपको हफ्ते में पता चल जाता है कि आपने दी है 1 m काम नहीं कर रही, आप चेंज कर दे, दूसरी दे दे। अगर 30 में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी तो मरीज भी जाया होगा, आपका टाइम भी जाया होगा, आपकी प्रेशर भी जाया होगी। और दूसरी दवाई है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन में निकल सकता है, कास्टिकम। ये अमूमन उस वक्त काम आती है जब प्रोस्टेट बढ़ जाए।
और ये 20-25 साल जो पुरानी बात करो कास्टिका वो कब करती थी, उस वक्त मरीज ही वही आते थे जिनके प्रोस्टेट इनलार्ज होते थे। मरीज ही वो होते थे जिनके प्रोस्टेट इनलार्ज है और उनको पेशाब निकल रहा है या फ्री हो रहा है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन हो रही है, पेशेंट भी होते थे, वहाँ कास्टिका अच्छा काम कर जाती थी। लेकिन आजकल विदाउट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, विदाउट प्रोस्टेटाइटिस आपके पास आते हैं, तो फिर कास्टिका वहाँ काम नहीं करती। हाँ, अगर किसी वजह से आपका ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर वीक हो गया है, पैरालिसिस हो गया, फिर कास्टिका वहाँ भी काम करेगा। पैरालिसिस है, वीकनेस है, एटोनी ऑफ ब्लैडर है, तो फिर कास्टिका वहाँ काम करेगी। फिर वहाँ पे प्लबमेट काम करेगी, वहाँ पे जलसीमियम काम करेगी, वहाँ पे कालीफास काम करेगी, आर्निका वहाँ पे काम करेगी। क्यों? पैरालाइटिक इफेक्ट हो गया, डक्स काम करेगी, वहाँ पे सर्कुलेशन पूरी नहीं हो रही, किसी वजह से कम हो चुकी है, सर्कुलेशन नहीं हो रही, खून गाढ़ा हो गया, हो सकता है कोलेस्ट्रोल हुआ हो, तो असर वहाँ पे आके पड़ गया, तो फिर आप आर्निका भी देंगे, कास्टिकम देंगे, कालीफास देंगे, प्लममेट देंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट इरिटेबल सिम्टम है पेशाब निकल जाना। पेशाब निकल जाता है खड़े खड़े, पता ही नहीं चला, जाते हैं तो 50% लोगों के प्रोस्टेट वो 90 पे पहुंचा हुआ, पता ही नहीं कुछ, अचानक पता चलता है। फिर उसके जेब में ख्याल आते हैं अजीब हो गई कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, अब डॉक्टर का ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन आजकल कैमरे के जरिए होगा, ट्यूब पड़ेगी, बैग लग जाएगा, फिर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ, बैग पक्का लग जाएगा। टेंशन, खौफ, अगर ये खौफ आ चुका है तो फिर ओपीएम, ओपीएम भी मुर्दा चीजों को जिंदा करती है, ताकत लाती है, फ्रेशनेस देती है, तो फिर ओपीएम देंगे। लेकिन आप ओपीएम दे रहे हैं, आप कास्टिकम दे रहे हैं, आप अर्जेंटम नाइट दे रहे हैं, आप एसिड फास दे रहे हैं, आप पेट्रोसिलिनियम दे रहे हैं, आप एपिस दे रहे हैं, आप एसिड ऑक्जेलिक दे रहे हैं, आप एक दवाई है एनुला, बड़ा अच्छा काम करती है, आप वो दे रहे हैं, नहीं काम कर रही, फिर रेडियम जो भी इस पे दोगे, रेडियम अगर आ जाएगी तो फिर आप मोबाइल देंगे, मोबाइल 1 एंटेना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आपके आ रही है कमरों में, आपके पास टावर लगे हुए हैं और आप निचली जेब में रखते हैं, आप हाथ में पकड़ के गोद में रखा हुआ है आपने अपना मोबाइल, तो यहाँ पर जब वो डबल क्रैश होता है, तो ऑलरेडी तो आपके जिसम से आ रही हैं वेव्स, जो टावर लगे हैं वो आपके अंदर से क्रॉस हो रहे हैं, वो तो वीक कर रहे हैं, इसी वीकनेस की वजह से आपकी होल लाइफ जो है कम होती जा रही है, एवरेज लाइफ। लेकिन आप गोद में रख के बैठे, आप टेबल पे रख के बैठे, आप कुर्सी पे अपने करीब हैं, ज्यादातर देखे काम यहाँ हो रहा होता है करके, तो जब बेल बजती है, ट्रैक कॉल आती है, तो डबल एक्शन होता है फिर, तो ऐसे केसेस में मोबाइल आप 1 एम दे, 10 एम दे, रेडियम दे, रेडिएशन की जो दवाई है वो देंगे तो उससे रुकेगा और काम आता है, चलेगा। रूट काज पे भी जाना पड़ता है और रूट काज बात का 100% लगता है। मोबाइल आपके पास नहीं होगी, आप मंगवाएं रखें, हेल यूज वालों की भी है, कबाल वालों ने भी शायद जरूर बनाई होगी, ये आजकल की लामतों में आपके पास होना चाहिए। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, हार्ट की बीमारी ठीक नहीं हो रही, सांस की ठीक नहीं हो रही, जोड़ों की नहीं हो रही, शार्टिका ठीक नहीं हो रही, पेशाब की ज़्यादा है, तो ये आपको दवाई दे। जहाँ जहाँ मोबाइल रखने की जगह है वहाँ तो प्रॉब्लम, जेब में है तो आप हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, पिछली जेब में है तो आपको शार्टिक की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, हाथ में है तो हाथ कांपेंगे, पार्किंसन डिजीज होगी, ईक्स में वीकनेस हो जाएगी, कलाइयाँ दर्द करेंगे, गोद में रख के काम कर रहे हैं, लैपटॉप है, दूसरा चीज़ है, बिल्कुल करीब होकर काम कर रहे हैं, तो आपके टांगों में, आपके ब्लैडर पे ये काम करेगी, आपके सेक्सुअल पे ईडी को डिस्टर्ब करेगी। तो ये दवाइयाँ साथ दें, ये इसमें ट्रेनिंग में मैंने दी है, ये काम करती है और मरीज को रोकती है, बीमारी को रोकती है, ये आपको रखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी साथ। फिर आप देखें कि यूटीआई होती है, यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन,
ये बड़ा बड़ा पुराना भी होता है और नहीं ठीक हो रहा होता है, उसके लिए भी पेट्रोसिलम सबसे अच्छी दवाई है। लेकिन जहां भी यूटीआई होगा, जहां रिकरंट आपको या फीमेल है या मेल है, पेशाब की प्रॉब्लम है, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन है, कभी रिटेंशन है, कभी सेकेंडरी यूरिनेशन है, तो आपको फिर सबसे पहले आंखें बंद करके मेडोरिनम देनी पड़ेगी। मेडोरिनम दें, थूजा दें, आपके 50% के करीब केस यूटीआई के ठीक होंगे इससे इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा काम करती है एंटीसोल। और अगर नहीं ठीक हो रहा लेडीज में, फिर आपको पेवा देंगे साथ, फिर पेट्रोसिलिनम देंगे, तो आप देखेंगे कि बार बार जो यूटीआई हो रही है, यूटीआर हो रही है, वो नहीं। यूटीआई किस वजह से होती है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है, उससे आपको यूटीआई हो रहा है। आपने कपड़े ही अपने साफ नहीं पहने, वो गए धोबी के पास, वहां आपका अंडरवियर धुल के आ रहा है, कपड़े धुल के आ रहे हैं, वहां कोई ऐसे जरासीम थे, वो साफ ही नहीं हो रहे, उस वजह से हो रही है। आप खुद संजा सही नहीं कर सकते, उस वजह से हो रही है। मियाँ बीवी के सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन से हो रही है, कुछ ज्यादा दवाई खा ली उससे होगी। तो ये सब चीजों के लिए थूजा और मेडोरिनम सबसे बेहतरीन दवाई और ये काम करती है। कोपेवा भी उसके बाद दवाई काम करती है, वो भी अब ये कुदरती बात है। टाइम ऐसा है, नींद पूरी नहीं होती तो सोना पड़ता है। लेकिन लेक्चर वो मजेदार है कि आप बैठे हो, नींद ना आए। लेक्चर चाहे 15 मिनट का चाहे 45 मिनट का, हर सुनने वाला अटेंटिव है। क्योंकि हम अभी खुद शागिर्द हैं, हम वैसा लेक्चर कैसे दे सकते हैं? हम शागिर्द बन के कोशिश करें उस्ताद बनाए। हम खुद ABC होम्योपैथी के शागिर्द हैं। तो आप ये देखें कि कुछ केस रह जाते हैं, सिम्टम होती है, जैसे बिफोर यूरिनेशन, वाइल यूरिनेशन, आफ्टर यूरिनेशन, बर्निंग है, ड्रिबलिंग है, यूटीआई की बात कर रहा हूँ। तो अब बेमजे की बात है कि बिफोर यूरिनेशन अगर आपकी बर्निंग है, तो सार लाइकोपोडियम, बोरेक्स, कैंथरस, ये दवाई काम करती हैं। और अगर वाइल है, वाइल में कैंथरस भी करेगी, कैनाबस टावा भी करेगी, और आपकी कोजिटम भी करेगी। और अगर आफ्टर है, तो आफ्टर में कैंसर भी करेगी, सार्सिप्रिला भी करेगी, कैलाबस टावा भी करेगी। लेकिन अगर ये दवाइयाँ देख रहे हैं सिम्टम के मुताबिक काम कर रही हैं, इधर आ जाइए, दवाइयाँ काम कर रही हैं और रुक जाती हैं, तो लाजमी मेडोरिनम और आप थूजा देगी। ये बेहतरीन है इसके लिए, काम भी करती है। और किसी को अगर सिफिलिस भी है, साथ जख्म भी बन रहे हैं, सोरा भी है, खारिज भी है, तो फिर आप रेडियम देंगे, एक्सरे देंगे, हमने चारों आपके म्याज में है। पेशाब नहीं रुकता, रात को बेड बैठिंग है, पेशाब फ्री हो रहा है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, इकोजिटम दवाई है। किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज इंस्पाइटिस है, कि आपके खून में नहीं आ रही, आपके सिर्फ पेशाब में आ रही है, डायबिटीज इंस्पाइटिस। जो मिलाइटिस है वो आपके खून की डायबिटीज है, जो इंस्पीडियस है वो आपके यूरिन की डायबिटीज है। और यूरिन की डायबिटीज के लिए आपके पास इकोजिटम बड़ा अच्छा काम करती है, एसिडफास बड़ा अच्छा काम करती है, कास्टिकम बड़ा अच्छा काम करती है। और ऐसे केसों में यूरिन जब चेक कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ रही होती है ग्लूकोज, लेकिन जब आप फास्टिंग या रैंडम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें नहीं आती। आप HbS1c कराते हैं उसमें नहीं आ रही होती। फिर जो मेन प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बता दिया कि पेशाब ज्यादा आए, एसिड ऑक्सॉलिक है, पेट्रोसिलिनम है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, फिर मोबाइल है, रेडियम है, वो अर्जेंटिकम है, कास्टिकम है, इकोजिटम है, रस एरोमेटिक है, एनुला है, वो बड़ा अच्छा काम करती जा रही है। एनुला का लिखा है कि हर घंटे बाद पेशाब, हर घंटे बाद पेशाब, वो मेरी खुद बड़ी प्रूवन है। INULA।
लेकिन इसी कंडीशंस में आप इन सब कंडीशंस में देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मरीज कोई और प्रॉब्लम भी कैरी कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि उसकी पेशाब की ख्वाहिश ही खत्म नहीं हो रही। बैठा हुआ है, पेशाब आया, थोड़ा सा किया, फिर आया, फिर थोड़ा सा किया, फिर आया। इसमें 3 दवाइयां आप दे सकते हैं, कास्टिकम, एरेंजियम एक्वेटम और ट्राइटिकम। ये तीनों अच्छा काम करेंगे। और अगर जलन साथ है शदीद तो फिर किरतारस देंगे, वो भी काम करेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, साथ लाजमी एसोसिएट्स होती है, किसी का पेशाब निकल रहा है, फ्री हो गया, जिसको आप इनवॉलंटरी यूरिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ देखें आपकी सिस्टाइटिस है कि आपके मसाने में वरम आ जाता है। वरम सूज जाता है, सोजन है, टेस्ट करवा लिए उसने, बाकी पेशाब यूरिन आ रही, ठीक है, यूटीआई का टेस्ट करा दिया, वो भी ठीक है। इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें सिस्टाइटिस आ गई। अब सिस्टाइटिस कब आता है? जब आप मरगन चीज़ें खाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा बदपरहेजी करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई एलोपैथिक, कोई अंग्रेजी, कोई ऐसी दवाई कोई भी जो आपको सूट नहीं करती वो आप खा रहे हैं, वो जब आपकी किडनी से फिल्टर होके आपका यूरिन आता है तो अपने साथ आपके ब्लैडर में छोड़ देता है। ब्लैडर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। उस स्वेलिंग के लिए बेलाडोना सबसे अच्छी है। अगर सिस्टाइटिस है आप बेलाडोना दें, अगर सिस्टाइटिस है आप एपिस दें। नहीं ठीक हो रहा, पल्सरटिला नेक्सवामिका देंगे, क्योंकि आपने या मेडिसिन गलत खाई हुई है या खुराक गलत खाई हुई है। सिंपली एनवी और पल्सरटिला दें, आपका सिस्टाइटिस के सिम्टम ठीक हो जाएंगे। पेशाब आ रहा है, रुक रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट आपका एवोकुएशन हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, आप ये देख लो ठीक हो जाए। अब देखें कि लार्ज प्रोस्टेट, ये भी मसाने की आपकी बीमारी है, और शुक्र है कि इसमें भी होम्योपैथी कामयाब है। जैसे किडनी में आपने सुना है, आपने देखा, आपने परखा, कामयाब है, इसमें भी कामयाब। आप उसको दें मेडिसिन, क्योंकि 8 10 11 मेडिसिन है जो इस पर चल रही हैं और सारी की सारी काम करती हैं। कितनी मेडिसिन है जिन्होंने आपके बैग छुड़वाए, कितनी मेडिसिन है आपको ऑपरेशन से बचाया। जबकि आप देखेंगे कि आपके पास मरीज आता है और अमूमन 2 दवाइयाँ खा रहा होता है, एक टैमसलीन है शायद और एक फ्लोमैक्स, ये खा रहे होते हैं कि इससे हम वक्ती ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपके प्रोस्टेट को रिड्यूस नहीं करती, आपकी वक्ती डिफ़िकल्टी को, यूरिन पास को प्रॉब्लम ठीक करती है, लेकिन ये आस्ता आस्ता ऑपरेशन की तरफ केस जा रहा होता है। जबकि हमारी दवाइयाँ ये आपके प्रोस्टेट का साइज कम करती हैं। बहुत से प्रोस्टेट के केस है 50 से ऊपर है, हालांकि नॉर्मल है 28। एक यंग आदमी का 28, एक 40 से 50 30 और 70 से 80 33, यहाँ तक है। इससे ज़्यादा तो कहते हैं इलाज। कईयों को 55 में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, 95 पे भी नहीं हो रही, लेकिन इलाज जरूरी है। किसी स्टेज पे या पेशाब रुकेगा, जिसको आप रिटेंशन ऑफ यूरिन कह देंगे, या फिर फ्री हो जाएगा। अब इसमें ये देखिए कि कई लोगों को पता ही तब चलता है जब बैठे बैठे फ्री हो जाता है कि जी मेरे साथ क्या हो गया। कहता है शायद मुझे आया हुआ था, मैं रोक नहीं सका, शायद मैं परेशानी में बैठा था। होता उसी वक्त है, किसी टेंशन में जा रहे हैं, कोई आने वाला है, कोई आप जाने वाले हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, गाड़ी पकड़नी है, इंतज़ार कर रहे हैं टेंशन में, तो वो शायद टेंशन से है, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन तीसरे दिन फिर हो गया, तो फिर लाजमी उसका चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। एनलार्जमेंट है तो उसका इलाज करेंगे। कितने ही लोग हैं, एक आर नंबर है, नाम मुझे 25 है कि मुझे नहीं पता,
मुझे नाम लेने में कुछ शर्म महसूस नहीं होती किसी कम्बिनेशन की, जब वो काम करता है तो वो काम करता है। कितने मरीजों को उसने बचाया, जैसे मरीज आते हैं मैक्स फ्लो पकड़ के, आपकी टैमसालिन पता नहीं कौन सी दवाई है कि हम ये खा रहे हैं, तो बहुत सारे वो R25 वो भी पकड़ते हैं, और भी कम्बिनेशन पकड़ दीजिए, हम खाते हैं तो हमारा गुजारा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो गुजारा हो रहा है, आपकी समझ में नहीं दवाई आ रही है, उसको कहिए अभी जारी रखो, साथ मेरी दवाई भी खाओ। हर लेबोरेटरी की, हर कंपनी की, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोई एक दो दवाइयां कम्बिनेशन है जो अच्छी बन चुकी हैं। वो कैसे बन चुकी हैं, हो सकता है उनमें जो कम्बिनेशन बनाया है, वो आपस में सब फेमिलियर हो, एक खानदान की हो, कम्प्लीमेंट्री हो, तो वो बन जाती है। हम भी तो कम्प्लीमेंट्री देते हैं ना, एकोनाइट दिए तो नहीं फर्क पड़ा, जी बेला बेला दे दें, बेलाडोना से नहीं फर्क पड़ा, कल के का अगले दिन दे दें। तो अगर उन्होंने मिला के दिए कम्प्लीमेंट्रियाँ, आपका काम कर रही हैं तो आप इस तरह और भी दवाइयाँ काम करती हैं, तो आप वक्ती तौर पे अगर एक आध कम्बिनेशन चला रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म। डॉक्टर हानेमन ने भी आगे पीछे दवाई चेंज करने का कहा, क्या फौरी तौर पे चेंज करके दे सकते हैं? तो हम हानेमन तो नहीं है, हम क्लार्क तो नहीं है, हम बोरिक तो नहीं है, हैं वैसे फील्ड में बहुत बहुत बड़े फिलासफर, इसमें कोई शक नहीं है। माइंड ना करें, 100% वाले भी हैं, और भाई इलाज है, कोई शक नहीं है, फेलियर भी है, इलाज भी है, फेलियर भी है। तो इसलिए जब जो कह रहा है 100%, तो वो 100% किसी एक दवाई पे कर भी तो रहा है ना काम, तो एक दवाई है 100% काम कर रहा है, बस ठीक है। जैसे मैंने डाया कार्ड कितने मरीजों को देता हूँ, मेरी एक दवाई जो थी, शुरू की बात कर रहा हूँ, एसेंशिया ओरियम, 8 ड्रॉप्स हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक जज साहब आए किडनी पेन के लिए, दवाई दी, उनका स्टोन निकल गया, फिर वो आए, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ कि जी मुझे दिल की तकलीफ है, मैं प्रेशर नहीं कराना चाहता, मैंने एसेंशिया ओरियम लिख दिया उनको, इस्तेमाल करते रहे, खाते रहे, फिर आए, फिर किडनी पेन साल बाद हुए, फिर दवाई ली, कहते हुए मैं वो खा रहा हूँ ओरियम और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मैं अपने काम सर अंजाम दे रहा हूँ, प्रेशर से खतरा टला हुआ। फिर आए 2-3 साल बाद, किसी को लेके आए, मैंने कहा सुनाए, कहते आपकी बताई हुई दवाई, आप अगर मैं गलत ना कहूँ, वो कह रहे हैं 50% अदलिया इस्तेमाल कर रही है। कहता जो जज जो वकील कहता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ ये सेंसिया और ये कहो बस, चलो कह रहा हूँ चल है, कोई फर्क नहीं, एक जैसी है, एक आध दवाई का दो का फर्क है। और एक तो कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर में डायकार्ड, एक को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर में सेंसिया, लेकिन दोनों पे काम करती है। लेकिन वो जज साहब कहने लगे कि आपकी बताई हुई दवाई आज 5 साल के बाद, 8 साल बाद, मेरी 25% अदलिया जज वकील इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक है। तो जब ऐसी चीजें, तो आप देना होम्योपैथी का, आप केस आएगा, आपको बात का ऐसी सिम्टम आ जाएगी, ऐसी सिम्टम खोलने लपटरी नहीं मिलेगी, सिम्टम ही नहीं मिल रही। तो अगर वो कह रहा है मेरे इस दवाई से फर्क है, उसको कंटिन्यू करो, साथ मिल जाएगी, आपको हेल्प देगी, आपकी प्रैक्टिस में हेल्प देगी, होम्योपैथिक करें। अब एनोरेसिस, बेड बैटिंग जिसे कहते हैं, बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। अब बच्चों में अगर मैं जहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो दवाइयाँ बेशुमार हैं, चंद एक दवाइयाँ बता दो जो मेरे पास काम करती है और मैक्सिमम बच्चे ठीक हो जाते हैं। ट्यूबरकुलाइनम है, एसिड बेंज है, सिपिया है, प्लांटेगो है, वर्बेस्कम है, इकोजिटन, ये दवाइयाँ आप दें बच्चों को, आप देखें कि ठीक हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा थोड़ा सा डल है तो उसको काली फासा दे दें। बड़ों को हाँ, अगर बच्चा कह रहे पता नहीं चलता, रात को ख्वाब में पेशाब है, दिन को है, फिर आप करें जोर के साथ दें। कई बच्चों की सिम्टम होती है कि रात को जब पेशाब करते हैं उनको ख्वाब आ रही होती है कि मैं बाथरूम में बैठा पेशाब कर रहा हूँ, वहाँ का रिजल्ट बड़ा अच्छा काम करता है। इसके बाद रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब कभी रुक जाए तो क्या करना है।
अगर पेशाब रुक जाता है तो उसकी दवाइयाँ हैं एकोनाइट, एपिस, ओपियम, कास्टिकम, कालीफास, रेसीमियम, प्लम्बम मेड, स्टिकिनम, कैंथारिस। ये जनरल दवाइयाँ आप दें, सिम्टम के मुताबिक पेशाब उसका जारी हो जाए। अगर प्रोस्टेट की वजह से है तो सब प्रोस्टेट की साइबर सेलुलेट आप हर एक को दे सकते हैं, चाहे पोटेंसी में दें चाहे ट्यूब में दें, साइबर सेलुलेट आप सबको दे सकते हैं, काम करेगी। मैं आपको एक नुस्खा भी बता देता हूँ, वो भी दें आपको, वो भी मायूस नहीं करेगा। अगर कोई भी आता है, बाकी ऐसा आदमी आता है कि जी मेरा फलां दोस्त है अमेरिका में, फलां दोस्त कराची में, उसका कोई महीने की दवाई 2 महीने की बना दे प्लास्टिक। आप उन्हें कभी प्लास्टिक अगर ये साइज है तो बता दिया तो ठीक है, ये 1-2 महीने की दवाई खिलाएं। सिम्टम कोई नहीं है, वो फोन भी कर रहा है, मुलाकात भी नहीं हो रही, फूड भी नहीं मिल रहा, सिम्टम ही नहीं मिल रही, तो आप हाँ उसको फिर क्या करेंगे? सूजा दें सीएम, कास्टिकम सीएम दें, कोनियम सीएम दें। अगर बूढ़ा आदमी है बराडा का आप सीएम ये 4 दिन दे दें, फिर अगले दिन आप स्टाफिस एग्रिया दें, डिजिटेलिस दें, चिमा फिला दें, सुबह दोपहर शाम एक एक दवाई 30 या 200 में, साथ सैबुल सैरुलाटा क्यू देंगे तो आपका ये कम्बिनेशन भी आपको मायूस नहीं करेगा। इसको कम्बिनेशन कहें या एक तरतीब कहें, जो भी कह लें इसको। कोनियम बराटा का, स्टाफिस एग्रिया, पल्स, चीमा फिला, साइबर सात बात का चेंज करनी पड़ती है भाई मेरे। जैसे किसी को जलन बहुत सख्त है पेशाब में, परेरा देनी पड़ेगी, और अगर उसको दिल की तकलीफ है साथ डिजिटेलिस देनी पड़ेगी, वो केस क्लियर हो जाता है। पेशाब रुकता है तो फिर ये दवाइयाँ एपिस, ओपियम, एकोनाइट, प्लम्बम मेट, कालीफास, जलसीमियम, ये देंगे, पेशाब इससे आएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं आ रहा तो उसको कोई एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज का सीधा खड़ा हो और अपने हाथ अंगूठों को लगाए, जैसे रुकू में जाते हैं बार बार अपना हाथ अपने अंगूठों को उंगलियां लगाएं, अगर अंगूठों को लगते हैं तो फिर पीछे आप जहाँ पाँव शुरू होता है, टांग शुरू होती है, वहां लगाए और झुके, और झुकेंगे तो आपको पेशाब आना शुरू हो जाएगा। या ठंडे पानी से आप पेट का निचला हिस्सा धोएं, ठंडा पानी डालें उसके बाद तब भी पेशाब आना। या आप जंप लगाएं, जैसे बंदा रस्सी कूदता है या जैसे ड्रिल करता है वो करें, इससे भी बात का पेशाब प्रोस्टेट अपनी जगह से हिलता है तो पेशाब आना शुरू हो जाता है। एक आम बड़ी बीमारी आ जाती है जिसमें परेशान होता है पूरा फैमिली, ग्रोथ इन ब्लैडर। आपके ब्लैडर में ग्रोथ हो जाती है और वो फिर खतरा होता है कैंसर ना बन, जो ज्यादा कैंसर निकल आता है, कि शुरू में कंट्रोल कर सकते हैं आप। क्या होता है ग्रोथ का, कैसे पता चलता है? ओ जी मैं बैठा था, पेशाब आ गया खून के साथ, खैबा चूरी, पेशाब आ गया, खून ही खून था, मैं डर गया, परेशान हो गया, फिर मैंने चुप करके अगला पेशाब किया, नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, हफ्ते बाद फिर आ गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का फौरी तौर पर कहा जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराया तो इसमें ग्रोथ आ गई, इसमें कोई पोलिप्स बन गया है, और वो घबराए हुए हैं। डॉक्टर ने कह दिया इसकी बायोप्सी होगी, कैमरा डालेंगे और कैंसर भी निकल सकता है। मत घबराएं, इस बातों से पहले उसका पीएसए टेस्ट कराएं। अगर पीएसए नॉर्मल है तो बिल्कुल ना घबराएं, चाहे पूरा दुनिया के कैंसर हो जाए, फलावे का पीएसए नॉर्मल है और आपके पास खुला टाइम है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ब्लीडिंग बंद हो चुकी है, आंखें बंद करके मेडोरिनम सीएम की 3, थूजा सीएम की 3 दें, फिर कोनियम दें, फिर लैपिस अल्बस दें। कोनियम और लैपिस अल्बस ये कहीं ग्रोथ, ट्यूमर, फिब्राइड, लम्प किसी आर्गन के अंदर मौजूद हो तो ये काम करती है। यूट्रस है, आपका ब्लैडर है, आपकी ब्रेस्ट है, आपके पेट के अंदर है, टेस्टिकल के अंदर है, कोनियम काम करती है, लैपिस अल्बस काम करती है, और सबको मेडोरिनम और थूजा सीएम आपको दे देंगे।
खून आ रहा है कोई बात नहीं, आ गया तो ब्लड लगवाओ, शुगर लगाओ ब्लड, कोई बात नहीं, निकल गया ना, टेक्निकल ट्रीटमेंट करे, ब्लड लगवाओ भी, एसपी पूरा हो। अगर ब्लड नहीं लगाएगा, 50% ब्लड है तो वो तो भाग जाएगा आपसे, मेरा सांस फूल रहा है, मैं थकावट हूँ, कमजोर हूँ, आपकी दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि अंदर से ग्रोथ ठीक हो रही है, अंदर से आपकी थूजा से, मेडोरिनम से ग्रोथ ठीक हो रही है, कोनियम से, लेपिसल्बस से, और इसके अलावा और भी है ट्रेक्सिकम, ये भी आप अगर कैंसर है इसका तो आप दे सकते हैं, ग्रोथ ठीक हो रही है, लेकिन ब्लड पूरा अभी नहीं हुआ इतनी तेजी से, वो आपसे भाग रहा है कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, कमजोर हूँ। लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराएगा उसकी ग्रोथ ज्यादा रुकी होगी या कम होगी, तो अगर बहुत कमजोरी है उसको आप दें साथ, उसको कहिए सुबह सेब खाओ, फिर आप आलू बुखारा खाओ, फिर शाम को आप कलेजी खाओ, फिर रात को अनार खाओ, 15 दिन में 1-2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। नहीं ब्लड लगवाओ, कहीं जाओ ब्लड लगवाओ, दूसरे डॉक्टर रोज नहीं ब्लड लगवाते, जरा सी जाओ फोन पहले ब्लड लगवाओ, ब्लड लगाते हैं जैसे 2 2 पिन 3 पिन वो फ्रेश हो जाता है, अब फिर पहले जैसा हो जाता है, और फिर जब अल्ट्रासाउंड करता है वो भी ठीक होता है तो खुश होता है। ये भी प्रॉब्लम हमारी ठीक होती है, कार्सिनोसिन आप सबको दे सकते हैं, लाजमी दें, कैंसर है या नहीं है, लेकिन ये कैंसर बाद में डेवलप हो जाते हैं, बनते हैं। अब ये देखें कि एक आम कॉमन बीमारी है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, कि पेशाब निकलता रहता है, कतरे निकलते रहते हैं, मौलवी हैं, बच्चे हैं मदरसे के, आम लोग हैं, परेशान है, नमाज कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निका दें, आपके यूरिथर की ब्लड सर्कुलेशन पूरी होगी, प्रोग्रेस वहीं से शुरू हो जाएगी। किसी वजह से भी मास्टरबेशन कर रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री है मास्टरबेशन की, पेशाब रोकने की हिस्ट्री है, कास्टिकम दें, और अगर पेशाब के बाद लगता है कि पेशाब की नाली में 1-2 कतरे आगे पीछे हो रहे हैं, स्टाफिस एग्रिया दें, एसिड फास दें, बैलिस परनिस दें, तो यही दवाइयाँ आपकी ड्रिबलिंग रोकेंगी। और अगर सेक्सुअल थॉट्स के साथ है, लेकिन वो है पेशाब के कतरे हैं, या आपकी प्रोस्टेटोरिया है, पेशाब के साथ मिक्स हो रहा है, आपको पता ही चल रहा, तो फिर आप सैलिक्स नाइगरा स्कूटिलेरिया देंगे, तो फिर ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। एसिड अक्जालिक आप सबको दें, मोबाइल 1M सबको दें, मैं हमने पहले ही मैंने कहा, इसकी वजह से भी ये चीज़ हो रही है। इसके बाद और बड़ा केस आ रहे हैं, एल्ब्यूमन के शुरू हो गए, पेशाब में एल्ब्यूमन आ रहा है, जो कि वाकई जल्दी ठीक नहीं होता। आप देखें कि अगर स्वेलिंग है, कहीं पाँव पे है, आंखों पे है, जिस्म पे है, तो आप एपिस दें, एपोसाइनम दें, डिजिटेलस दें, दिल की वजह से है, गुर्दे की वजह से है, ये दवाइयाँ काम करेंगी, लाइकोपोडियम दें। मेरे पास एक डॉक्टर हैं पिंडी के बड़े मशहूर, उनका वाकफ डॉक्टर था, वो अपना बेटा लेके आया था, एल्ब्यूमिन +4 जा रही थी, हेमोग्लोबिन भी +4 जा रही, और बच्चा डबल फूला हुआ था, बहुत परेशान, रो रहा था। मैंने एपिस उसको CM की 3 पुड़ियाँ दी, लाइकोपोडियम CM की 3 दी, जब हफ्ते बाद आया तो अपने बिल्कुल जैनमन कंडीशन में था। कहता आपने ये दवाई दी, इसको पेशाब आना शुरू हो गया, पेशाब आया, पसीना आया, और बिल्कुल 2 घंटे बाद ही ये ठीक होना शुरू हो गया। तो एपिस और लाइकोपोडियम ये काम करती है। यूपेटोरियम पर्फ एक दवाई है, वो अगर आप ह्यूमन आ रहे हैं वो दें, वो काम करती है गुर्दों की दवाई। स्टिग्माटा वो दें आप, वो आपके गुर्दों के लिए काम करेगी और अच्छा काम करती है। केस जरा जल्दी ठीक नहीं होते, आस्ते होते हैं, लेकिन आप एपिस सबको दे सकते हैं, एपिस के साथ नेट्रोमिल दे सकते हैं सबको, आर्सेनिक दे सकते हैं, ये दवाइयाँ चलती हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत है, खाता है, फास्ट फूड खाता है, बिरयानियाँ खा रहा है, फिर नक्सवामी का पल सही दें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और
एक दवाई है कहने का, वो आप दें, वो इसमें चलती। एक दवाई है एल्ब्यूमिन 30-200 1 mcm, ये हेलियोस ने भी बनाई है, कमाल वालों ने बनाई है, वो आप लें, कमाल लेबॉर्ट्री से लें, हेलियोस की आपकी अप्रोच नहीं है, फौरी तौर पे यहाँ से मंगाएं, 200 हर रोज दें, जब शुरू की थी एक दिन में दे दें, 1 m दे दें, ये हेल्प करेगी, मीज को बेहतर करेगी, थोड़ा सा रोकेगी। लेकिन याद रखिए कि अमूमन वो बच्चे ठीक नहीं होते जो परहेज नहीं करते, गोश्त भी खा रहे हैं, पापड़ भी खा रहे हैं, लेस भी खा रहे हैं, घर में भी माँ आलू चिप्स बना के दे रही, गोश्त भी है, बिरयानी भी है, उन सब बच्चों को नक्सवा का पर्चा टिला देते सादा एल्ब्यूमिन साथ दे दें, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। हेमाचूरिया है, पेशाब अगर किसी और वजह से ब्लड आ रहा है, टेरेबिनथीना बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी। अगर आगे जी पेशाब आ गया, ग्रोथ कोई नहीं है, मसाले में सिर्फ खून आ गया है, ये दे दें। अगर नहीं रुक रहा फास्फोरस दे दें, नहीं रुक रहा जोर दे दें, फिर भी नहीं रुक रहा मिलीफोलियम सीएम ट्रिलियम दे, रुक जाए। ये सब देखने में खतरनाक केस है, ब्लड आ रहा है, तस्वीरें लेके आते हैं, पेशाब लेके आते हैं, आपकी कबोर्ड की तस्वीर ले आके देखिए जी भरा हुआ है, ये सब दवाइयाँ दे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। एक और है, पेशाब में आती है फ्रोथी यूरिनेशन, झाग बनती है, झाग, ये भी जिनके किडनी फेलर हो रहे हो उनकी झाग बननी शुरू हो जाती है। झाग अगर बनती है तो एसिड बेंस, टेरेबेंथीना, चैलिडोनियम, यूपेटोरियम पर, काली सल्फ, ये आप देंगे, झाग ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर झाग ठीक होगी, आप देखें उनकी किडनी काम नहीं कर रहे और ईजीएफआर कम है, तो वो भी रुकेगा या बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए एक मेन चीज, आप देखिए आज से चले जाए कितने साल, 60 साल पहले चले जाए, 50 साल ही पहले चले जाए, हकीम ज्यादा मशहूर थे, पेशाब देख के दवाई दे रहे हैं, सुबह का पेशाब लाओ भाई, वो लेबॉर्ट्री थी पूरी उनकी आंखें, देख रहे हैं उसकी सेडिमेंटेशन देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, पीरियड्स देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, टर्बिड है, लाइट है, डार्क है, उसके सेडिमेंट देख रहे हैं, पार्टिकल देख रहे हैं, स्मेल देख रहे हैं, कास्ट देख रहे हैं, उसी पे दवाई दे रहे हो, मरीज ठीक हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी लेबॉर्ट्रियां बन गई, इतने बड़े टेस्ट हो रहे, फिर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा, क्या वजह है? सबको वो दें, मोबाइल 1 m, रेडियम 1 m, फास्फोरस 1 m, रेडिएशन की वजह भी है, नहीं ठीक हो रहे मरीज। फिर आप देखें स्मेल होती है, आप एसिड बेंज दें, 10 में से 9 केस ठीक होते हैं। स्मेल हो पंजेंट, कि एमोनियक स्मेल है, जैसे वो पेशाब करता है नाक को चढ़ती है, और अगर फौरन नाक को नहीं चढ़ती, लेकिन ऐसी है जैसे घोड़ों घोड़ों की, आप तो जो बच्चे उनको नहीं पता, लेकिन जो पहले घोड़ों में सवारियां करते थे उन सबको पता है घोड़े के पेशाब की भी। घोड़ा स्टैंड में जाते थे तो 20-25 गज पहले ही बू आनी शुरू हो जाती थी, वो है तो एसिड नाइट्रिक दे, नहीं समझ आ रही काली बाइक को, सॉरी एसिड कार्बोलिक दे दें, नहीं समझ आ रही कैजुप्टम दे दें। अगर बिल्ली की तरह है, अब बिल्लियां जिन्होंने रखी है उनको पता होगा, वायोला ट्राइक दे दें, तो उनके ये पेशाब के मसले आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, बाकी मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, कोई भी सवाल हो। प्रोस्टेट की वजह से नहीं होता, यूरिया क्रिएटिनिन प्रोस्टेट एक अलग चीज़ है, यूरिया क्रिएटिनिन होगा तो आपकी किडनी की वजह से होगा, नेफ्राइटिस की वजह से होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से नहीं होगा, तो आप उसको अलहदा दवाई दें प्रोस्टेट की। लेकिन अगर आप एक दवाई ढूंढेंगे टोटलिटी पे तो फिर एक दवाई से भी काम चलेगा, ये भी आपको बताऊँ, एक दवाई से भी काम चलता है, ये बात नहीं है। आपकी समझ में नहीं आ रहा, 2-3 जगह साहब, आप पेशाब के चैप्टर देखें ना, उसमें देखें उसकी कास्ट क्या आ रहा है, सेडिमेंट्स क्या आ रहे हैं, उसकी एल्ब्यूमन है, फिर आप देखें कि उसमें फास्फेट आ रहे हैं, वो देखें जिसको फास्फोचेरिया कहते हैं, ऑक्सलेट आ रहे हैं, ऑक्सलेटोरिया कहते हैं, ऑक्सलोरिया कहते हैं, वो देखें। आप अगर यही देखें और अपने क्लिनिक में कहें जी पेशाब लाएं सुबह, आप देख के दवाई दें, मरीज ठीक होंगे और आप मशहूर हो जाएंगे बहुत ज़बरदस्त। आजकल की पौध को नहीं पता कि हकीम पहले पेशाब देख के दवाई देते थे, वो तो खुश हो जाएंगे, नया तरीका लेबॉर्ट्री डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक में ही खोल लिए, पेशाब देख के दवाई दे देते।
और कोई सवाल जी? जी, सिंगल किडनी उनको मुबारक दें कि सिंगल किडनी के होते हुए आप इतनी लंबी जिंदगी गुजार है, कोई फर्क नहीं। बनाए इसलिए दो हैं कि एक से गुजारा हो रहा होता है। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक का होता है, दो का नहीं होता। लीवर में भी कितने लोब होते हैं, एक लोब खराब है, दूसरा है, तीसरा वो लोब बचा देता है, तो उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो वो किडनी अगर मसला नहीं है तो कोई मसला नहीं, अब दूसरा कहाँ से लाएंगे? ट्रॉफी अगर हो रही है और फंक्शन अगर ठीक है तो उसको करने दे किडनी पे गुजारा। वो डरता होगा कि ब्लड प्रेशर है फलां, उसको ना डराएं कि जी एक किडनी वाले भी गुजारा हो सकता है, दो पे भी हो सकता है। और जब नहीं होता तो दो किडनी भी सेहत हो तब भी कुछ नहीं होता, एक किडनी भी भरपूर जिंदगी गुजार सकता है। अगर पहले ठीक था सही, अब ट्रॉफी है, तो उस ट्रॉफी के लिए आप देंगे प्लम्बम एट काली आयोडाइड, प्लम्बम आयोडाइड, आयोडम। और कुछ सवाल? नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है?